आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जोहानिसबर्ग में G20 सरबराही इजलास में शिरकत के बाद वतन वापस पहुंचे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म ने खुशहाल और पायदार दुनिया की तामीर की ज़रूरत पर जोर दिया और कई आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। मुल्क को आज मिलेगा 53वां चीफ जस्टिस। जस्टिस सूर्यकांत को सदर जमहूरिया ओहदे और राजदारी का दिलाएंगी हलफ। तकरीबन 1.5 बरस की होगी मुद्दत-ए-कार। मुंबई में भारतीय बहरिया में शामिल होगा माहे जंगी जहाज। दुश्मन की आबदोजों को तबाह करने के लिए साइलेंट हंटर का काम करेगा देसी जंगी जहाज। इजराइल का बैरूत पर हमला। हिजबुल्लाह के फौजी रहनुमा अली तबातबाई की मौत। 1 साल की जंग बंदी के मुआहदे के बावजूद इजरायली फौज ने किया हमला। और गुवाहाटी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका को 480 रन की बढ़तरी हासिल। आज तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों पर रहेगा दारोमदार। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जनूबी अफ्रीका का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद भारत वापस पहुंच गए हैं। अपने दौरे के ख़त्म पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जोहानिसबर्ग में कामयाब G20 सरबराही इजलास एक खुशहाल और पायदार दुनिया की तामीर में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी रहनुमाओं के साथ अपनी नतीजा खेज मुलाकातों और बातचीत को भी याद किया और कहा कि मुख्तलिफ ममालिक के साथ भारत के बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इब्सा समिट से भी खिताब किया। जस्टिस सूर्यकांत आज मुल्क के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लेंगे। जस्टिस सूर्यकांत की मुद्दत-ए-कार तकरीबन 15 माह की होगी। उन्होंने 2019 में सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने से पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जज के तौर पर खिदमत अंजाम दी। जस्टिस सूर्यकांत 9 फरवरी 2027 तक इस ओहदे पर फाइज रहेंगे और जस्टिस सूर्यकांत होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में अपने दौर में जस्टिस सूर्यकांत ने कई अहम मुकदमात की समाअत की हैं, जिसमें इस बेंच का हिस्सा थे और जिसने बिलों पर फैसला करने के लिए सदर और गवर्नर के लिए आखिरी तारीख मुकर्रर करने के खिलाफ फैसला दिया। वो उस बेंच का हिस्सा थे जिसने जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत देने वाले आर्टिकल 370 की मनसूखी को बरकरार रखा था। उन्होंने आईपीसी की दफा 124A गद्दारी के तहत FIR दर्ज करने पर रोक लगाई थी और उन्होंने बिहार में खुसूसी नजरसानी टीम यानी कि SIR के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत की। उन्होंने फौज में खवातीन अफसरान को मर्द अफसरान के बराबर मुस्तकिल कमीशन देने का हुक्म दिया और इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने 3 नए ज़राई क़वानीन के खिलाफ दरख्वास्तों पर भी समाअत की। और आगे बढ़ते हैं, जहां भारतीय बहरिया को आज एक साइलेंट हंटर यानी कि खामोश शिकारी नाम का जंगी जहाज मिलेगा और इस जहाज का नाम है माहे, जिसे मुल्क में ही तैयार किया गया है। बहरिया ने माहे को मगरबी समुद्री हुदूद पर काम करने वाले खामोश शिकारी के तौर पर बयान किया है। मुंबई नेवल डेक यार्ड माहे जंगी जहाज को कमीशन देगा और इस तरह के 8 एंटी सबमरीन जंगी जहाजों में से एक ये पहला है जिसको चीन शिपयार्ड ने बनाया है। कमीशन तकरीब से की सदारत आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी करेंगे। बहरिया के मुताबिक माहे की कमीशनिंग उथले पानी के जंगी जहाजों की आमद की निशानदेही करती है। माहे को उथले पानियों में आबदोजों की तलाश और तबाह करने, साहिली निगरानी और समुद्री सरहदी हिफाजत जैसे अहम मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है, जो 80% से ज्यादा देसी मटेरियल से बनाया गया है। ये जहाज भारत की जंगी जहाज बनाने की सलाहियतों, डिजाइन की महारत और इंतजाम की महारतों का सबूत है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में सरदार पटेल के 150वें यौम पैदाइश की याद में एक अजीमुल शान सरदार एट
150 यूनिटी मार्च का इनेकाद किया गया। यूनिटी मार्च सीता फल मंडी के शिवाजी मुजस्मे से शुरू हुआ और चिलकल गुड़ा में गांधी मुजस्मे पर खत्म हुआ। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने इस मौके पर खिताब करते हुए सरदार पटेल को कौम और तेलंगाना का सबसे बड़ा मोहसिन करार दिया। उन्होंने कहा कि पटेल ने तेलंगाना को रजाकारों के मजालिम से आज़ाद कराने और ऑपरेशन पोलो के जरिए हैदराबाद रियासत को भारत में जम करने में फैसला कुन किरदार अदा किया। उन्होंने पटेल को एक अजीम रहनुमा करार दिया जिन्होंने मुल्क की शाही रियासतों को मुत्तहिद किया और एक भारत की बुनियाद रखी। उन्होंने जोर दिया कि उनका यौम पैदाइश गांव, स्कूलों और दफातर में फ़ख्र के साथ मनाया जाए ताकि उनकी कुर्बानी और क़यादत का जज्बा नई नस्लों तक पहुंच सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जनूबी अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में G20 सरबराही इजलास का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद भारत वापस पहुंच गए हैं। जोहानिसबर्ग G20 सरबराही इजलास के तीसरे सेशन से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मालियात पर मरकूजियत के बजाय इंसानियत पर मबनी नुक्ता नज़र की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इब्सा समिट से भी खिताब किया और कई ममालिक के रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी की। पेश है ये तफसीली रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को जोहानिसबर्ग G20 चोटी कॉन्फ्रेंस के तीसरे इजलास से खिताब किया। पीएम ने कहा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करती है, मौक़े और वसाइल दोनों चंद हाथों में मरकूज होते जा रहे हैं। दुनिया में अहम टेक्नोलॉजियों पर बढ़ते हुए तनाज़ात का हवाला देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने तकनीकी तरक्की पर जोर दिया जो कि मालियत पर होने के बजाय इंसानियत पर मरकूज हो। वज़ीर-ए-आज़म ने मौसर इंसानी निगरानी, सिक्योरिटी, शफाफियत और डी फेक और जराइम में AI के इस्तेमाल पर पाबंदी के साथ एक ग्लोबल AI कॉम्पैक्ट बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तेज रफ्तार इख्तरा के लिए टैलेंट को अनलॉक करना जरूरी है और G20 को इसके लिए एक आलमी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। एक हसास और मुस्तकबिल के हवाले से नुक्ता नजर की जरूरत पर जोर देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ममालिक को महज मार्केट के तौर पर नहीं देखा जा सकता। G20 चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने भारत, ब्राजील, जनूबी अफ्रीका इब्सा चोटी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की और इस मुलाकात में ब्राजील के सदर लुला डी सिल्वा और जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने भी शिरकत की। मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए करीबी राब्ताकारी पर जोर दिया और कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मयार की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने तीनों ममालिक के दरमियान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ताउन को आसान बनाने के लिए इब्सा डिजिटल इनोवेशन अलायंस के क़याम की तजवीज़ पेश की। उन्होंने आबो हवा से लचकदार ज़राअत के लिए इब्सा फंड की तजवीज़ भी दी। वज़ीर-ए-आज़म ने इतवार को जोहानिसबर्ग में कई दो तरफ़ा मुलाकातें भी की। जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा के साथ बातचीत में तिजारत, सकाफत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के साथ साथ टेक्नोलॉजी, महारत की तरक्की, AI, अहम मदनियात और दीगर शोबों में ताउन को मुतनव्वे बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई। जापानी वज़ीर-ए-आज़म साने ताकाइची के साथ मुलाकात में जिद्दत, दिफा और हुनर की नक्लो हरकत जैसे शोबों में दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने इतालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी से भी दो तरफ़ा मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म ने कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी से भी मुलाकात की जिसमें अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने नीदरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म डिक शूप और जमैका के उनके हम मनसब एंड्रियो हॉलनेस से भी मुलाकात की। जोहानिसबर्ग में G20 सरबराही इजलास इतवार को ख़त्म पजीर हुआ। सदर सिरिल रामाफोसा ने ग्रुप की सदारत अमेरिका को मुंतकिल करने का ऐलान किया जो अगले साल G20 सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा। DD न्यूज़ उर्दू खबरें। इलेक्शन कमीशन ने आसाम में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी मुहिम शुरू कर दी है। बूथ लेवल अफसरान BLOs घर घर जाकर वोटर की तफसीलात को अपडेट्स कर रहे हैं। SIR का मकसद तमाम अहल शहरियों को आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल वोटर लिस्ट में शामिल करना है। BLO घर घर जाकर तफसीलात की तस्दीक कर रहे हैं, नए वोटरों को शामिल करके उनके पते की तब्दीलियों को अपडेट्स कर रहे हैं और फौत शुदा वोटरों को फहरिस्त से निकाल रहे हैं। और बारपेटा में काम करने वाले एक अफसर विद्युत दास ने बताया है कि उन्हें अवाम की तरफ से भरपूर ताउन हासिल हो रहा है
और मोरेगांव जिले में भी तीनों असेंबली हलकों में खुसूसी नजरसानी का अमल शुरू हो गया है। इतवार को होने के बावजूद अहलकार मुसलसल काम करते रहे और इंतखाबी फहरिस्त का मुसव्वदा 27 दिसंबर को शाया किया जाएगा। अगर कोई एतराज है तो लोग 22 जनवरी 2026 तक अपने दावा दाखिल कर सकते हैं। और छठी बैनुल-अक़वामी ज़राई साइंस कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है और इस तकरीब का इफ्तिताह ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान करेंगे। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुकम्मल सेशंस, मौज़ूआती सिंपोजियम, कलीदी लेक्चर्स, पोस्टर प्रेजेंटेशंस, नुमाइश, नौजवान साइंसदानों और तलबा के लिए मीटिंग्स होंगी। ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में 1000 से ज़ायद आलमी मंदुबीन शिरकत करेंगे, जो आलमी सतह के साइंसी मुबाहिसों के लिए एक मौसर प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। इस कॉन्फ्रेंस में ज़राई यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डिप्टी डायरेक्टर जनरल, सनत के नुमाइंदे और बैनुल-अक़वामी माहिरीन शामिल होंगे। और इस साल का थीम स्मार्ट ज़राई फूड सिस्टम के लिए नई ज़राई साइंस का विजन है, जो ज़्यादा पैदावार, आबो हवा के लिए लचकदार और ग़िज़ाइयत बढ़ाने वाले ज़राई निज़ाम पर जोर देगा। सुप्रीम कोर्ट आज JNU के साबिक तालिबे इल्म उमर खालिद के केस की समाअत करेगी और इससे कबल सुप्रीम कोर्ट में 21 नवंबर को समाअत हुई थी, जिसमें अदालत ने इस मामले की आइंदा समाअत 24 नवंबर को मुकर्रर की थी। अदालत उज़्मा जमानत के लिए अदालत से रुजू होने वाले 7 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तों की मुखालिफत करने वाली दिल्ली पुलिस के दलाइल को सुनना जारी रखेगी और इससे कबल जुमे को समाअत के दौरान दिल्ली पुलिस ने दिल्ली फसादात केस में उमर खालिद, शर्जिल इमाम और दीगर की जमानत की दरख्वास्त की मुखालिफत करते हुए दलील दी थी कि दहशतगर्दी में मुलव्विस, दानिश्वर और भी खतरनाक है। मगरबी बंगाल में SIR के अमल पर जारी तनाज़े के दरमियान इलेक्शन कमीशन ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें इसकी मिसाल दी गई है। नादिया के रानाघाट शुमाल मशरिक़ असेंबली हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले BLO वाहिद इकराम मंडल ने सिर्फ 17 दिनों में गिनती, फॉर्मों की तकसीम और डिजिटलाइजेशन को मुकम्मल किया और इसके लिए कमीशन ने उन्हें एजाज़ से नवाजा है। ये वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब तृणमूल कांग्रेस SIR के खिलाफ सियासी मुहिम चला रही है। वज़ीर आला ममता बनर्जी BLO की बीमारी और मौत के मामले को इलेक्शन कमीशन पर दबाव का इल्ज़ाम लगाकर इशू बना रही हैं। ताहम एजाज़ी तकरीब में वाहिद ने वाज़े तौर पर कहा है कि वो ताख़ीर नहीं करते और अपने काम में खुशी महसूस करते हैं। दरअसल BJP लीडर सुकांत मजुमदार ने ममता बनर्जी हुकूमत पर BLO पर दबाव डालने के मामले पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया है। सुकांत मजुमदार ने कहा है कि ममता बनर्जी SIR को रोकने की पूरी कोशिश कर रही हैं और किसी भी तरह की मौत को SIR से जोड़ रही हैं। Mamata Banerjee trying her level best to stop the SIR, and any death happening which is quite unnatural, Mamata Banerjee making it a case for SIR related death. The SIR is being implemented in 12 states now, and even one state SIR has been completed in Bihar also. So no death till now has been reported from the other state. So my question is, problem lies with the SIR or the state of West Bengal? Why BLOs are under tremendous pressure only in the state of West Bengal, not in other states? अयोध्या शहर में रामलला के दर्शन के लिए कुछ महीनों से अकीदतमंदों की बड़ी आमद देखी जा रही है। नतीजतन उनके साथ कनेक्टिविटी में बेहतरी लाने के लिए काफ़ी काम किया गया है। अयोध्या आने जाने के लिए सड़कों के राब्ते में बेहतरी आई है। रेल राब्ते के साथ साथ बेहतरीन पेशरफ्त हुई है। आज राम का शहर अयोध्या दुनिया के नक्शे पर मजहबी अकीदत का एक बड़ा मरकज़ बनकर उभरा है। हमारे नामानिगार शैलेंद्र मिश्रा ने इस बात की छानबीन की है कि अयोध्या की कनेक्टिविटी के सिलसिले में किस तरह काम हुआ है। कितनी बदली है अयोध्या। भव्य राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होने से लेकर और अब जब ध्वजारोहण होने जा रहा है, क्या कुछ बदलाव आए अयोध्या में। इस वक्त हम मौजूद हैं महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर
और यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, पड़ताल करेंगे, अयोध्या के लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ आए हुए लोगों से बातचीत करेंगे कि वो उन बदलावों को किस तरह से महसूस करते हैं, उनका क्या कहना है कि कितनी बदली है इन वर्षों में अयोध्या। तो देखिए इस तरह से लोग आते हैं। आप लोग हैदराबाद से यहाँ सीधी फ्लाइट से आए या कैसे आए? हम लोग वाराणसी से आए, अभी इधर अयोध्या से रिटर्न कर रहे हैं, सीधा हैदराबाद जा रहे सीधी फ्लाइट है हैदराबाद से यहाँ पर? सीधा। पहली बार आए, इससे पहले भी शशांक कभी आए? फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। सुनते हैं अयोध्या कितनी बदल गई, उस बारे में बताएं, क्या क्या देखा आपने? राम मंदिर गए थे, अच्छा था, अच्छा लगा। और यहाँ की जो व्यवस्था, सड़कें, लाइटिंग या फिर साफ सफाई, वो सब बारे में? ठीक है, सब कुछ ठीक था ना, अच्छा डेवलपमेंट देखे थे हम लोग इधर। कितने साल से ऑटो चला? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया जी। तो 1 साल में आप कितना देख रहे हैं, कितने ज्यादा लोग अब आ रहे हैं एयरपोर्ट पे, आप छोड़ने आते हैं? बहुत लोग आ रहे हैं, पहले से बहुत ज्यादा आ रहे हैं अब। पर्यटक आ रहे हैं तो क्या कहना? बहुत लोग को रोजी रोटी मिल गई है। हम लोग गुड़गांव से आए हैं और अयोध्या धाम दर्शन के लिए बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। कैसे कैसे फ्लाइट ली, थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो हमने दिल्ली से वंदे भारत ट्रेन से आए हैं, मगर बैक हम लोग बाई एयर हो रहे हैं और बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, अच्छा लगा यहाँ। क्या था वो देखा आपने बदलाव? हाँ, सड़कें? हाँ, चमचमाती सड़कें देखी और मंदिर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, सबको दर्शन करके बहुत मजा आया। और बहुत कन्वीनियंट भी था, इतनी भीड़ थी लेकिन इतना वेल मैनेज था, कहीं कोई परेशानी नहीं, बच्चे के साथ, सीनियर सिटीजन के साथ कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये बस्ती के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर अयोध्या 2-3 सालों में कितनी बदल गई जब से राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ? बहुत बदल गया, जमीन आसमान का अंतर हो गया। क्या अंतर हो गया बताइए? क्या जैसे रहन सहन सबका अंतर हो गया, जमीनें महंगी हो गई और बाहर से लोग आके बसने लगे, और यहाँ जब से एयरपोर्ट हो गया तब से आपका मतलब बहुत विकास हुआ। पहले आई थी बहुत, काफ़ी दिन पहले, तो थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन लखनऊ से भी समय नहीं लगा है। कैसा लगा अब? बहुत बढ़िया, बहुत साफ सफाई भी है, बहुत कुछ है। काफी भव्य स्टेशन बन गया। बहुत भव्य स्टेशन बन गया है। कैसा लगा? स्टेशन बहुत बेहतरीन लगा। और भी जगह हम लाइफ में घूमे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सुविधा है ये और भी हमको मतलब मन जच रहा है यहाँ पर। राजस्थान से एक दल यहाँ पर आया हुआ है इस वक्त अयोध्या जंक्शन स्टेशन पर। आप लोग बहुत प्रफुल्लित दिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ट्रेन से आने में? बिल्कुल नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा। हम फर्स्ट टाइम आए हैं अयोध्या, हमारी दिल की इच्छा पूरी हो गई। राम मंदिर पर जब आप आए तो स्टेशन कैसा लगा? यहाँ जो स्टेशन बना है बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये कभी सोचा था कि आएंगे तो इस तरह का स्टेशन मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं सोचा था पहले कभी ऐसा स्टेशन मिलेगा। ये देखने लायक जगह है। एयरपोर्ट की फीलिंग आती है, जैसे एयरपोर्ट जाते हैं ना बाहर इंडिया, ऐसे दिल्ली का एयरपोर्ट है, बॉम्बे का एयरपोर्ट है, ऐसे फीलिंग आती है, उससे भी बेस्ट आती है। तो ये लोग कह रहे हैं कि जब अयोध्या स्टेशन आया जंक्शन पे तो ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट पर आ गए हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पर साफ सफाई बहुत होती है, एक मानक होता है, तो वैसा स्टेशन बना दिया गया है साफ सफाई के मामले में, भव्यता के मामले में। और तमाम रेलगाड़ियां देश भर से जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर हुई है, तो लोग प्रसन्न हैं, इन बदलावों को महसूस करते हैं। और जब भी अयोध्या आते हैं तो इस बात को जरूर कहते हैं कि अयोध्या अब बदली बदली नजर आती है। कैमरामैन कश्यप के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। और उत्तराखंड के चमोली जिले में वाक़ बद्रीनाथ धाम के दरवाजे बंद करने का अमल शुरू हो गया है और इसके तहत पंच पूजा के तीसरे दिन इतवार को खडका, पिस्ता पूजन और वैदिक मंत्र बंद कर दिए गए। और इससे कबल कल आदि केदारेश्वर मंदिर और शंकराचार्य मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए। 24 नवंबर को देवी लक्ष्मी को कढ़ाई भोग चढ़ाया जाएगा और फिर 25 नवंबर को दोपहर 2:56 पर सर्दियों के मौसम के लिए मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। आज सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं यौम शहादत मनाई जा रही है। उन्होंने मुगल बादशाह और औरंगजेब के हुक्म पर 1675 में फांसी दे दी गई थी और इस दिन को यौम शहादत के नाम से जाना जाता है। गुरु तेग बहादुर ने गुरु नानक देव के पैगाम को पूरे मुल्क में फैलाया। उन्होंने 116 शब्द और 15 रागों की तश्कील दी और उनकी तालीमात आदि ग्रंथ में मौजूद हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सिख मजहब के नवे गुरु तेग बहादुर जी को उनके 350वें यौम शहादत पर अपने पैगाम में खराज अक़ीदत पेश किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने मजहब, इंसानियत और सच्चाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान कुर्बान की। उनकी बहादुरी, कुर्बानी और बेलौस खिदमात सबके लिए मशअल राह हैं।
उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की तालीमात हमें इंसाफ और जुर्रात के रास्ते पर आगे बढ़ने की तरकीब देती हैं। सदर जमहूरिया ने अपील की कि लोग अपनी जिंदगियों में उनकी अक़दार को अपनाएं और मुल्क में हम आहंगी और इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए काम करें। 56वें बैनुल-अक़वामी भारतीय फिल्म फेस्टिवल में आज क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के 48 घंटे फिल्म मेकिंग चैलेंज की टीम का ऐलान किया जाएगा। मुल्क भर से मुंतखब नौजवान फिल्मसाजों ने मुख्तसर फिल्मसाजी का पूरा अमल सिर्फ 48 घंटे में मुकम्मल किया। ये मुकाबला नई तख्लीकी सलाहियतों के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म है और उभरते हुए फिल्मसाजों को इंडस्ट्री से जोड़ता है। विभु पुरी की हिदायतकारी में बनी हिंदी फिल्म गुस्ताख इश्क आज इंडियन पैनोरामा गाला प्रीमियर में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। इस फिल्म में बॉलीवुड अदाकार विजय वर्मा और अदाकारा फातिमा सना शेख शामिल हैं और कन्नड़ फिल्म का भी आज वर्ल्ड प्रीमियर होगा। फिल्म में पुनागुड़ा और कन्नड़ फिल्म के कई बड़े खिलाड़ी वो अदाकार इसमें मौजूद हैं। बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल के ज़ुमरे में द विजुअल फेमिनिस्ट, मिनी फेस्ट और कई ऐसे प्रीमियर होंगे। मास्टर क्लासेस के हिस्से के तौर पर राजू हिरानी यहाँ पर मास्टर क्लासेस लेंगे और अपने तजुर्बात यहाँ पे लोगों के साथ शेयर करेंगे और तकरीब का ख़िताम दास्ताने गुरुदत्त की म्यूज़िकल परफॉर्मेंस के साथ होगा, जिसमें दास्तान टीम और राहुल रवेल शामिल होंगे। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है और इस टेस्ट में भारतीय बल्लेबाज दो पर बहुत ज़्यादा तवक्कात वाबस्ता होंगी। दरहकीकत जनूबी अफ्रीका ने अपनी पहली इनिंग्स में 489 रन बनाए हैं, जिसके जवाब में भारत ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर बगैर किसी नुकसान के 9 रन बना लिए थे और इस तरह भारत अब भी जनूबी अफ्रीका से 480 रन पीछे है और केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल क्रीज पर मौजूद हैं। टीम इंडिया इस सीरीज में 0-1 से पीछे है और इसीलिए टीम के सामने सीरीज बचाने का एक बड़ा चैलेंज है। इजराइल ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर हमले में हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ तबातबाई को हलाक करने का दावा किया है। तबातबाई के हिजबुल्लाह के इलीट रिजवान इकाई की क़यादत की थी। इजराइल ने जून में के बाद पहली बार बैरूत पर हमला किया और एक बार फिर से हिजबुल्लाह को खबरदार किया कि वो हथियार जमा ना करें और तामीर नौ में मशगूल ना हो। लबनान की वजारत सेहत ने कहा है कि बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात में होने वाले हमलों में 5 अफराद हलाक और 25 जख्मी हुए हैं। अमेरिका ने 2016 में तबातबाई को दहशतगर्द करार देते हुए उसे तंजीम के स्ट्राइक यूनिट का कमांडर बताया था, जिसने शाम और यमन में हिजबुल्लाह के खुसूसी दस्तों की क़यादत की थी। अमेरिका ने इसकी इत्तला देने पर $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के इनाम का ऐलान किया था। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं पर ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।